नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 20 क्वेश्चंस का सेशन। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एडमिट कार्ड ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। हम लोग आप लोगों के लिए 10 डेज जो भी बचे हैं, 3 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो उसके लिए एक स्टडी प्लान लेके आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द रिविजन ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, इस मंडे से हमने ये सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आज इसका हम तीसरा लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपको 20 क्वेश्चंस कवर करवाते हैं, जिसमें 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चंस जो होंगे आपके डीआई के ऊपर बेस्ड होंगे, और 5 क्वेश्चन एक सेट होगा किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे नंबर सीरीज हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आज जैसे हम कवर करने वाले क्वांटिटी 1 और 2 के क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चंस के बदले में। तो एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो बनिएगा हमारे साथ दोस्तों। अनअकैडमी पे मेरे पेड क्लासेस को आप फॉलो करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी एंड यू विद द कोड ऑफ लोकेश। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ओवर इट। ओके, अब किस तरह से सब्सक्रिप्शन कॉस्टिंग है वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस आप मेरे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री लेक्चर होते हैं जो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं वो टोटली फ्री लेक्चर्स हैं। डेली शाम को 4 बजे मेरा एक बैच रन होता है जो कि आईबीपीएस क्लरिकल के लिए वर्क करता है। यानी पूरा ये जो बैच है डिटेल बैच है फॉर आईबीपीएस क्लर्क के लिए। डिटेल बैच का मतलब है सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर किए जाएंगे। तो यू कैन फॉलो दिस टॉपिक। ओके, जैसे अभी फिलहाल हम एवरेज पढ़ रहे हैं, कल से हम परसेंटेज उसमें स्टार्ट करेंगे, तो यू कैन फॉलो दिस क्लासेस। इसके अलावा हमने एक स्पेशल क्लासेस में मैंने एक बैच लिया था फॉर मेंस लेवल ऑफ अर्थमेटिक क्वेश्चन का, टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, टोटली फ्री अवेलेबल है वहाँ पे। आपको मेरी प्रोफाइल पे जाना है और ये लेक्चर्स को फाइंड करना है। ये डेटेड जो है 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में मैंने लिए थे। टोटल 20 लेक्चर हैं इसके ऊपर, 20 लेक्चर्स हैं और टॉप 200 क्वेश्चन हमने कवर अप किए थे। तो बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, तो डेफिनेटली जाइएगा, इनको जरूर बना के देखिएगा। इसके अलावा ये मेरा डे पूरे दिन भर का स्केड्यूल है। 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे। 11 AM हम कंडक्ट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मेंस बैच हम ले रहे हैं 1 बजे, और इसके अलावा 4 बजे जो हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क डिटेल बैच पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा शाम को 6 बजे मेरा पेड बैच ऑन प्लस पे रन होता है। अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा डे 3 आज का हमारा नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट ये कहता है अ बोट वाइल ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बोट है 18 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। Whereas while traveling downstream it covered the same distance at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। तो उसको अपस्ट्रीम, जो अपस्ट्रीम स्पीड है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है और डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कहते हैं बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो आपकी स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, टाइम आपको नहीं चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि इसने आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों दे रखा है। तो याद रखिएगा बोट का जो स्पीड होता है हमेशा अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड के सम का हाफ होता है। याद रखिए हमेशा, ये मैंने बहुत बार आपको चीजें बताई है। तो 3 + 9 यानी 12 और उसका हाफ, ये आंसर दे देगा 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ऑप्शन देखने जाते हैं तो नहीं मिलेगा, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैंडिडेट वर्ड। आपको एक लेटर दिया गया, वर्ड दिया गया कैंडिडेट। आपको इसके लेटर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ऑल वोवल्स शुड कम टुगेदर। ठीक है ना, ऑल वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, हमेशा साथ आने चाहिए। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, अप्रोच क्या होती है, उस पर बात करें तो देखिए सारे वोवल साथ होने चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने वोवल्स हैं, 4 हैं। तो इन चारों को साथ रखना होता है, तो इनको हम एक वोवल मान लेते हैं, क्योंकि चारों साथ आएंगे तो हम इनको एक यूनिट मान लेते हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स देखें तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 5 कॉन्सोनेंट और एक वोवल, यानी टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल का बन जाएगा, इनटू 4 फैक्टोरियल। क्यों, ये 4 फैक्टोरियल कहां से आया, तो ये जो 4 वोवल थे ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते थे, ये भले ही साथ आएंगे साथ, लेकिन ए पहले आएगा कि आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा, ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। गॉट इट, तो दैट्स वाई इनटू 4 फैक्टोरियल। अब बात आती है रिपीटेशन। अगर लेटर का रिपीटेशन है तो जितनी बार कोई लेटर रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए ए अगर आप देखें 2 बार आया है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। डी भी इसमें 2 बार आया है तो डिवाइडेड बाई अगेन 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6 फैक्टोरियल का अगर हम वैल्यू देखें 6 फैक्टोरियल, ये बन के आता है आपका 720। 4 फैक्टोरियल 24, 2 × 2 4, तो ये बन के आता है 6। तो इसकी टोटल वैल्यू मिलेगी आपको 4320।
सो द राइट आंसर इज 4320। काफी सिंपल अप्रोच होती है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आराम से समझना, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये कहता है आपके पास एक मिक्सचर है 20 लीटर का, जिसमें मिल्क और वाटर भरा हुआ है, और उनका रेशियो ऑलरेडी कितना है, 3 और 2 है। अब क्या कहता है, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को निकाल देते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं विद प्योर मिल्क। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपने देखे, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कंसेक्यूटिव रिप्लेसमेंट। यूजुअली रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में प्योर मिक्सचर भरा होता है, या तो प्योर मिल्क होगा या प्योर वाटर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, शुरुआत से ही मिल्क और वाटर का रेशियो मिक्सचर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला जो यूज होता है, अगर आपने याद किया होगा, तो रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मिक्सचर निकाल के आप इसमें मिल्क मिला रहे हो, यानी मिल्क का क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा, घटेगा कौन, वाटर। वाटर विल बी रिड्यूसिंग, तो हमें यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना होगा। तो इनिशियली वाटर कितना है इसमें, 20 लीटर को अगर आप 3 और 2 में बांटते हैं, तो यानी वाटर कितना हो गया, 8। 1 माइनस, अब आप कितना पोर्शन निकाल रहे हैं, तो देखिए 20 लीटर का मिक्सचर है और 10 लीटर निकाल रहे हो, यानी आधा निकाल दे रहे हो, तो हाफ आप निकाल दे रहे हो, यानी 1/2 आप निकाल दे रहे हो, तो उसका स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार हुई है, इसने लिखा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, यानी टोटल 2 बार ये प्रोसेस हुई है, तो इसलिए पावर 2 कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है, हाफ का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 1/4 होता है, तो ये जाएगा इससे 2 बार, तो आंसर विल बी 2। तो यानी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रह जाएगा दोस्तों मिक्सचर में, वो रह जाएगा 2, यानी बचा हुआ 18 लीटर मिल्क हो जाएगा। तो यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 18 और 2 हो जाएगा, यानी 9:1। मेथड नंबर 1। दूसरा तरीका, इसमें रेशियो से जा सकते थे क्योंकि क्वांटिटी आसान है, ठीक है। यूजुअली मैं ये मेथड आपको प्रेफर नहीं करूंगा अगर क्वांटिटी डिफिकल्ट हो तो, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी आसान है तो यू कैन अप्रोच दिस एज वेल। क्या है वो बता देता हूँ। देखिए इनिशियली मिल्क और वाटर कितना है, तो 20 लीटर को अगर आप 3 और 2 में बांटते हैं तो कितना निकल के आएगा, 12 और 8। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से 10 लीटर निकाल दे रहे हो, यानी 50% मिक्सचर निकाल दे रहे हो। तो 50% निकाल दोगे तो बच कितना जाएगा, आधा, यानी ये 6 और ये 4, ये बच जाएगा। अब आप मिल्क मिला रहे हो 10 लीटर का, तो 10 लीटर का मिल्क मिला दिया, तो यानी मिल्क कितना हो गया अभी, 16 और हो गया 4 वाटर। अब आप फिर से 10 लीटर निकाल रहे हो, तो यानी फिर से आधा निकाल दे रहे हो, तो फिर आधा रह जाएगा, 8 और 2, और अब फिर मिल्क मिला दोगे, यानी 10 लीटर मिल्क मिला दोगे। तो ऐसा करने से जो मिक्सचर बनेगा वो 18 और 2 हो जाएगा, यानी दिस बिकम 9:1। गॉट इट। तो दोनों अप्रोचेस एकदम सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल रखिए, इसको इतनी जल्दी अप्लाई मत करना। ये बेस्ट मेथड होता है। कई बच्चों को फॉर्मूले से प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये फॉर्मूला जो होता है कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज आप पढ़ते हैं, जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या लिखते हो आप, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, याद है आपको फॉर्मूला। दिस इज द कंसेक्यूटिव चेंज परसेंटेज फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हो, तो रिप्लेस करने से वाटर का क्वांटिटी घटते जा रहा है, तो ये नेगेटिव चेंज होता है। तो ये बिल्कुल वही चीज है, प्रिंसिपल आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, तो ये इनिशियल क्वांटिटी यहां लिख सकते हो, 1 माइनस यहाँ लेना होता है। ये रेट जो होता है, कितना पोर्शन आप रेट लगा रहे हो, तो यहाँ पे कितना पोर्शन आप निकाल रहे हो। तो आप जैसे 20 लीटर में 10 लीटर निकाल रहे हो, तो ये आपका रिमूव्ड क्वांटिटी हो गया, तो इसको y/x लिख सकते हैं, पावर n। तो बस ये फॉर्मूला कोई टिपिकल फॉर्मूला है, और कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है इसको। तो बहुत सारे बच्चों को इस फॉर्मूले से दिक्कत होती है, सर फॉर्मूले के बिना जाइए, तो जरूरत नहीं है दोस्त। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, परसेंटेज के अंदर कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज हम पढ़ते हैं, उसी कंसेप्ट का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कोई अलग या नया फॉर्मूला नहीं है, तो इसके एप्लीकेशन को सीखिए, तो आपको ये तकलीफ कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन ये कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स इज ₹31, 5 पेन है और 8 पेंसिल है, उनका कॉस्टिंग कितना है, 31 रुपीज है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स एंड 24 पेंसिल्स। तो कहता है कि 10 पेन और 24 पेंसिल का कॉस्टिंग बताइए। तो देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनती है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्या चीज है, यहाँ पे एक ही लीनियर इक्वेशन बनेगी। 5 पेन और 8 पेंसिल 31 रुपए की है। अगर इसका आंसर तब बताया जा सकता था जब ये इसी के मल्टीपल में होते, जैसे 5 पेन है डबल हो रहा है, लेकिन 8 पेंसिल ट्रिपल हो रहा है, तो ये सेम फ्रैक्शन में भी नहीं जा रहा, तो यानी इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा C एंड D, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत ही क्लियर है। अगला फिर ये कहता है, सम ऑफ द 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट 1 इज 376, यानी आपके पास 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनका सम 376 है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स यूज कर रहा है, ऑफ अनदर सेट इफ इट्स लीस्ट नंबर इज 15 मोर देन द एवरेज ऑफ सेट 1। तो एवरेज ऑफ सेट 1 निकालना बड़ा आसान है, 376 उनका सम था, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसका एवरेज निकल के आएगा 47।
करेक्ट। तो 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो 47 है। तो अब आपको सारे नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो रुक जाओ, एवरेज ही चाहिए था हमें। अब ये कहता है एक और सेट 2 है, दूसरा सेट है जिसमें 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इसका जो लीस्ट नंबर है वो 15 मोर है इससे, तो 15 मोर है तो 47 से 15 मोर कर देंगे यानी 62, 63, 64, 65, 66। तो ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो आपको इनका सम चाहिए, तो देखिए इनका एवरेज यानी मिडिल वैल्यू 64 होगी और ये टर्म में 5 है, तो यानी इनका सम होगा 320, 320 इज द राइट आंसर। सो 320 वुड बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों, मैंने कई बार इनकी अप्रोचेज आपको बताई हैं और लगभग हर जो मैंने लेक्चर कंडक्ट करता हूँ प्रीलिम लेवल पे मैं इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा रखता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट ऑन अ फ्लोर। तो यानी देखिए कारपेट जब बिछाया जाता है तो हमें एरिया चाहिए होता है। कारपेट फ्लोरिंग ये जब भी होती है तो हमें एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो आपको रेक्टेंगल फ्लोर का एरिया चाहिए। इसने हिंट दिया है कि लेंथ और जो ब्रेथ है वो 32 और 21 के रेशियो में, 32:21। बड़ा ही अनयूजुअल रेशियो है क्योंकि इनका सम ही 53 आ जाता है। 32 और 21 का सम 53 होता है। अब ये कहता है इसका जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 212 फीट है। अगर ये 212 फीट है दोस्तों तो यानी इसका जो लेंथ प्लस ब्रेथ होगा वो इसका आधा हो जाएगा पेरीमीटर का, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल के लिए वो होता है 2 × L+B। तो पेरीमीटर को आधा कर देंगे यानी ये बन जाएगा 106। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 106 होनी चाहिए। अगर आप देखें रेशियो वाइज ये 53 है, इट मीन्स देयर कॉमन फैक्टर विल बी 2। तो बस डबल कर दीजिए, तो 64 और 42। तो 64 एंड 42 वुड बी द थिंग्स। ओके, इज इट क्लियर? तो 64 और 42 ये हमारे लेंथ और ब्रेथ होंगे, तो हमारा एरिया क्या होगा 64 × 42 रहेगा। अब ये कहता है इसका जो कारपेट का कॉस्टिंग है दोस्तों वो 2.5 है। अभी मत सॉल्व करना, रुकना थोड़ा सा। 2.5 का मतलब होता है 5/2 अगर आप नोटिस करें। ठीक है, कैलकुलेशन को ईज रखना है दोस्तों, ईज रखने का तरीका सिखा रहा हूँ, बस वो देखिए। इसको मल्टीप्लाई विद 21 कर सकते हैं। अभी भी दिक्कत क्या है, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर 5 करो। इसको और आसान बना सकते हो आप, 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं, तो इससे और इक्वेशन भी आसान बनेगा। 2 से ये चला गया 32, बस अभी काम खत्म। 21 × 32 करना है, तो 2 4 कैरी, 21 ये 63 और 4 67 और 10 की जगह 0, तो ये बन के आएगा 6720। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका समय भी बचता है और चीज़ें बड़ी ढंग से आपके सामने आती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छा, अगेन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहता है अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 ट्रेनीज, 4 प्रोफेसर्स एंड 6 रिसर्च फेलोज। In how many different ways this can be done if the committee should have all 4 professors and 1 research fellow or all 3 trainees and 2 professors? मतलब क्या है इस लाइन का? कहता है आपके पास एक टीम है, एक आपके पास ग्रुप है जिसमें 3 ट्रेनी हैं, 4 प्रोफेसर्स हैं और 6 रिसर्च फॉलोअर्स हैं। ठीक है, फेलोज हैं। वो कहता है आपको एक कमेटी बनानी है, 2 तरीके से बनानी है। तो या तो कहता है कि इसमें या तो सारे प्रोफेसर आ जाए यानी 4 प्रोफेसर आ जाए एंड 1 रिसर्च फेलोअर बना रहे, तो 1 रिसर्च फेलोअर आ जाए। ठीक है, उसके बाद या फिर ऑल 3 ट्रेनर आ जाएंगे, और इसका एक तरीका हो सकता है कि तीनों ट्रेनर आ जाएं एंड 2 प्रोफेसर्स आ जाएं। तो देखिए सिंपल होता है, और है तो प्लस लगता है, एंड तो मल्टीप्लाई लगता है। तो चारों के चारों प्रोफेसर अगर आप लेते हैं तो ये होता है 4C4 और 4C4 का वैल्यू होता है 1। रिसर्च फॉलोअर 1 चाहिए तो टोटल है 6, तो 6C1 यानी ये होता है 6 प्लस 3T। 3 ट्रेनर 3 के 3 सेलेक्ट करने हैं तो 3C1 यानी 1। 4 प्रोफेसर में से 2 सेलेक्ट करने हैं तो ये बनता है 4C2 डिवाइडेड बाय 4C2 यानी 4 3 12 का हाफ यानी 6, तो यानी इसकी वैल्यू निकल के आती है 12। तो देयर आर 12 वेज जिससे हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी 12। आगे बढ़ता हूँ, चलिए अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्टिंग है आप सभी को पता है, 12 मंथ के लिए जो अवेलेबल कॉस्ट है वो है 6000 रुपये, और इस पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं विच इज़ लोकेश, तो ये बन जाता है 5400 रुपये। ठीक है, तो 6000 से 5400 रुपये बन जाता है एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ओवर इट। ठीक है, ड्यू टू माई रेफरल कोड। इसके अलावा 2 साल यानी 24 महीने, इसके लिए हमारा जो कॉस्टिंग है वो है 7200 रुपये, और इस पर भी अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है मात्र 6480 रुपये, 6480 रुपीज़।
ठीक है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, एकदम वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस हैं इसके दोस्तों। और इसके साथ सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि आपको इसमें सिर्फ 1 या 2 कोर्सेज नहीं मिलते हैं, जितने भी फैकल्टी इस ड्यूरेशन में आप उन सभी फैकल्टीज के लेक्चर देख सकते हो, जितने भी फैकल्टी अनअकैडमी पे लाइव टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड पैकेज फॉर यू गाइस, तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल ऑन इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बेटा हमने 7 ही लिया था, सही जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। नित्याज मंथली इनकम इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 34 kg ऑफ कैश्यू। ये कहते हैं नित्या का जो मंथली इनकम है दोस्तों, वो 34 kg ऑफ कैश्यू की प्राइस के बराबर है। उसके बाद ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ 10 kg कैश्यूज इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल्स। ओके, फिर ये कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ एप्पल इज 1500। तो देखिए उल्टा लेके जाना, रिलेट करना है चीजों को, कैसे करेंगे ध्यान से सीखिएगा। देखिए 12 किलो एप्पल जो है उनकी कॉस्ट 1500 है, तो 20 किलो की कॉस्ट क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 5 बार, दिस बिकम 3 से ये गया 5, यानी 2500 रुपए। 10 किलो कैजू की कॉस्ट जो है 2500 के बराबर है, तो 34 kg कैशू की कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो अगेन ये 5 से गया 2 बार, ये गया 500, ये 2 से गया 17, यानी 8500। तो दोस्तों नित्या की जो मंथली इनकम निकल के आती है वो होती है 8500। बट इसने पूछा है नित्या की एनुअल सैलरी। यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कई बार बच्चे, वो जैसे ही देखा 8500 टिक मार दिया 8500, ये गलत हो सकता है। देखो तो सही पूछा क्या है, एनुअल सैलरी पूछा गया है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 3 0, 6 कैरी 96 और 6 102, तो 102000। ठीक है, तो जानबूझ के 2 नियर ऑप्शन दिए गए ताकि आप जीरो में फंसे, बट आपको फंसना नहीं है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज बी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फंसाने वाले क्वेश्चन देते हैं ताकि आप इनमें कंफ्यूज हो अननेसेसरली। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कैसे होगा ध्यान से समझना। ये कहता है धीरज के पास कुछ पैसे हैं, 50 पैसे के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है और 5 रुपए के कॉइन है, यानी 4 तरह के कॉइन्स है उसके पास, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। फिर ये कहता है वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 50, यानी इनकी जो सारी की टोटल वैल्यू है वो 50 रुपए की है। उसके बाद ये कहता है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 5 मोर देन 5 रुपी कॉइन, यानी 2 रुपए के कॉइन का जो नंबर है वो 5 रुपए के कॉइन से 5 अधिक है। फिर ये कहता है 50 पैसे का जो कॉइन्स है वो डबल है नंबर में देन ₹1 कॉइन। 50 पैसे के कॉइन 1 रुपए से डबल है। ठीक है, और ये कहता है वैल्यू ऑफ 50 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन इज 26। तो ये कहता है हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन डज ही हैव। अब देखिए इस क्वेश्चन को खींचा जरूर गया है, बट अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इसमें हमें 1 रुपए और 50 पैसे के लेना देना नहीं है। रीजन देखिए, टोटल इन सबकी वैल्यू, चारों कॉइन्स की जो वैल्यू है 50 रुपए की है, और 1 रुपए और 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू 26 रुपए की है। अगर मैं घटा दूं तो बचा कितना, 24 रुपए, यानी 2 रुपए का कॉइन और 5 रुपए के कॉइन की टोटल वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू जो है 24 रुपए के बराबर है। और इसने हिंट 2 और 5 रुपए के कॉइन को ही कंपेयर कर रखा है, तो मेरे लिए 1 रुपए 50 पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको हटा देने हैं बस। ठीक है ना, इसका काम सिर्फ इतना ही है, ये टोटल वैल्यू निकालने का काम आएगा। तो कई बच्चे इसमें ऐसे फंस सकते हैं कि वो 1 रुपए 50 पैसे की कॉइन की वैल्यू निकालते बैठ जाएंगे, तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। उसने पूछा भी नहीं है, उसने सीधा 2 रुपए कॉइन कितने हैं वो पूछा गया है बस। तो इसको सिंपल रखते हैं, कैसे और क्या मैं समझाता हूँ, देखिएगा। देखिए 2 रुपए और 5 रुपए की टोटल कॉइन की वैल्यू 24 रुपए है, और इसने हिंट दिया है 2 रुपए के कॉइन 5 ज्यादा है। तो देखिए 2 रुपए के कॉइन अगर 5 ज्यादा है, यानी ये x+5 मान लें, और 5 रुपए के कॉइन अगर x है, तो इनकी टोटल वैल्यू इस तरह से बनेगी। इसको सॉल्व कर दो तो ये बन के आता है, देखिए 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस में आ जाएगा, ये 14 रह जाएगा, तो ये 2x और ये 5x, ये 7x बन जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 निकल जाएगी। तो यानी 2 रुपए के कॉइन का नंबर x+5 है, यानी 7 है, खत्म। ये क्वेश्चन इतना ही आसान था, तो साइज देख के डरने की जरूरत नहीं थी, घुमा के रखा गया था, लेकिन जो पूछा गया था वो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो देखिए इसने दिया था टोटल अमाउंट 50 रुपए का है, और 1 रुपए और 50 पैसे के कॉइन मिलके 26 रुपए बनाते हैं, यानी 2 रुपए और 5 रुपए मिलके 24 रुपए बनाएगा। तो इस हिसाब से वी हैव टू सॉल्व इट। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कम करना है, इसको एक्सपीरियंस से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इसने हिंट दिया है कि 4 गर्ल जो है एक काम को 8 दिन में करती हैं, 4 × 8 M1D1। 3 बॉयज जो है उसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 3 × 9
7 मेन जो है 2 दिन में काम कर देते हैं, यानी 14, और 5 वुमेन जो है 4 दिन में काम करती है, यानी 20। तो ये कहता है बताइए हु अमंग देम हैव द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द वर्क, यानी एफिशिएंसी, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जिसको दिन ज्यादा लग रहे हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कम होगी। जैसे देखिए 14 मैन हो रहा है, तो ये 14 ही है, बाकी सारे नंबर इससे बड़े हैं, जैसे ये 32 है, ये 27 है, ये 14 है, और ये 20 है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मैन की निकल के आएगी, तो सबसे कम एफिशिएंसी इसकी होगी 32, यानी कौन, गर्ल। तो आंसर विल बी गर्ल, डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डीआई है दोस्तों, बहुत ही प्यारा डीआई है दोस्तों। ठीक है, आई यूज मतलब आई विश के लाइव होता ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी नेट पर नहीं, सुबह के टाइम पे बहुत इशू क्रिएट कर रहा है, लेकिन बाकी सब लेक्चर एकदम ठीक चल रहे हैं। तो विल सी कैसे इसको बनाएंगे, बहुत ही अच्छा डीआई है, तो इसको देखते हैं। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले इसने आपको 2 शर्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया गया, कंपनी ए और कंपनी बी, गॉट इट। इसके बाद इनके परसेंटेज शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और परसेंटेज शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, ए और बी के रेस्पेक्टिवली परसेंटेज दिए गए हैं। कुछ डेटा मिसिंग भी है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फिर ये कहता है नंबर ऑफ शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन जनवरी आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन अप्रैल। ठीक है, तो जनवरी में कंपनी ए कितना परसेंटेज जो है ये करता है। तो देखिए इसका तरीका समझाता हूँ। तो इसलिए सिंपल सी बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ए की जनवरी में तो कितनी है, 32% ऑफ 450। तो इसको निकालते मत बैठना, ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सीधा लिख लीजिए 450 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, कंपेयर किससे करना है, शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन अप्रैल। तो कंपनी बी इन अप्रैल, तो कंपनी बी इन अप्रैल 792 इंटू 25, बस इतना कर दो, मत कैलकुलेट करना, क्योंकि सीधा सीधा कंपैरिजन है। क्यों हम फालतू की, आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर इसको करोगे, कट तो होने वाली है ना, सीधा ऐसा रखो, इट सेव्स योर टाइम। तो देखिए 25 से 100 चला गया 4 बार। 9 की बात करें तो 9 से ये कट हो जाता है आई थिंक, तो 18 से भी चला ही जाएगा, 18 से 25 बार चला जाता है, 18 से ये कट हो जाएगा आई थिंक 44। तो ये 25 इंटू 4 फिर से 100 ही बना देगा, वैसा ही रखो। अब ये 32/44 है, अगर देखें तो 4 से जाएगा 8/11, तो बेसिकली 8/11 क्रिएट कर दिया ना। तो 8/11 क्या होता है, तो 1/11 9.09 होता है, तो 8/11 क्या हो जाएगा, तो 72.72। तो अप्रॉक्सीमेट विल बी डी ऑप्शन, 73%। वेरी स्मार्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सो डी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर 12, ये कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च बाय बोथ कंपनीज आर 1625। देखिए मार्च की टोटल मैन्युफैक्चरिंग दी जा रही है 1625, while total shirt distributed are 1766, then find the difference between number of shirts manufactured by company A and B in March। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्मल एक्स की इक्वेशन बना सकते हो। मैं दोनों बताता हूँ, ध्यान से सीखना। देखिए इसने क्या दिया है, दोनों के जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं है कितना है, और दोनों का परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, तो इनका जो भी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 38 और 60 के बीच में होगा कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से ये नंबर इससे पूरी तरह से आई थिंक डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर 13 से जाता है, बट ये 13 से नहीं जाता, तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम इधर मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं क्या। तो देखिए 38% ऑफ 1625 अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 60% ऑफ 1625 निकाल सकते हैं, और इनको हम क्रॉस में रख सकते हैं 766 को, देन यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक्स की इक्वेशन, मान लीजिए जनवरी में, मार्च में ए कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्स है, तो ये हो जाएगा 38% ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये हो जाएगा 1625 माइनस एक्स, 60% ऑफ दैट, तो ये बनाएगा 60% ऑफ 1625 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 766। यही हमारा कंडीशन बनेगा, सॉल्व इट। तो देखिए 38 और ये माइनस का 60 है, तो ये बनाएगा माइनस का 22% ऑफ एक्स, प्लस 3/5 होता है ये, अगर आप देखेंगे तो ये 3/5 होता है, 3/5 5 से डिवाइड होगा, ये 325 इंटू 3, तो ये बन के आता है 975, एंड दैट इज इक्वल टू 766। तो 766 इधर भेजिए, 22 इधर भेजिए, तो ये बनाएगा 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू
975 और ये कट जाएगा तो ये बनाएगा 209। तो 22 से अगर आप इसको कट करते हैं दोस्तों तो ये 11 से चला जाता है 19/2, 19/2। ठीक है, परसेंटेज की वजह से 100 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 50 बना देगा। तो 19 इंटू 50 बनता है आई थिंक आपका 950। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये आ गई 950। तो दूसरा वाला तो बस वही बन गया, तो ये बन जाएगा 675, 675। गॉट इट। अब वो कहता है दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, इसने यही पूछा है, ए और बी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा 275। 950 और 675 का डिफरेंस 275, तो आंसर इज 275। अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से बना सकते थे आप इसको। आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ। अब ये कहता है इफ शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन जनवरी आर 2 लेस देन डबल ऑफ द शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन सेम मंथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कह रहा है इफ शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन जनवरी आर 2 लेस देन, तो जनवरी में बी की बात कर रहा है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ये जो है 2 कम है किससे, सेम मंथ में ए के डिस्ट्रीब्यूशन से। तो देखिए सेम मंथ में ये कितना होगा 450 इंटू 32। तो 450 इंटू 32 अगर आप करेंगे दोस्तों तो देखिए ये 4 से जाता है 8 बार और ये 25 से जाता है 18 बार, तो 18 इंटू 8 ये 144 है। तो इसका डबल 288 और 2 कम यानी ये 286 बन जाएगा, समझे। तो ये कहता है बताइए बी का मैन्युफैक्चरिंग कितना होगा, तो बस सिंपल सा लॉजिक है, 44% अगर 286 के बराबर है तो 100% कितना होगा। तो 44 11 से गया 4 बार, ये गया 11 से 26, 4 से ये चला गया 25, तो 25 इंटू 26 650। तो आंसर इज डी बी ऑप्शन 650, 650। 25 इंटू 26, 25 का स्क्वायर 625 और 25 और ऐड कर दो 650। तो आंसर इज 650 दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। क्लियर आप, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चौथा क्वेश्चन ऑफ दिस दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फरवरी बाय बोथ कंपनीज टुगेदर। ठीक है, तो आपको दोनों के फरवरी मंथ के डिस्ट्रीब्यूटेड शर्ट का नंबर बताना है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया, नंबर सब कुछ गिवन है, आपको सॉल्व करना है। 260 ऑफ 45% अगर आप लें तो बेसिकली 45% क्या होता है 50 माइनस 5, तो 50% इसका हो जाएगा 130 और उसका 5% इसका भी 130 यानी -13। सिंपल, गॉट इट। 50% 150 और -5 यानी इसका 1/10 यानी 13, ये हो गई इसकी वैल्यू। 250 का 24%, तो अगेन वही बात है 25 इंटू 24 600 होता है, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 60। तो ये हो जाएगा 190 माइनस 13, तो यानी 177। 190 माइनस 13 हो जाएगा यानी 177। गॉट इट, क्लियर है दोस्तों। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन, अच्छा ग्राफ है, आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को, और एकदम यही लेवल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब ये कहता है इफ नंबर ऑफ शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन जून, जून एक अलग मंथ हो गया, नया मंथ, इज 1/7 लेस देन द शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इन मे। तो लेकिन हमें बी का मे का भी वैल्यू पता नहीं है अभी। वाइल टोटल शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन जून आर 400, जबकि जून का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है 400 है। तो कहता है बताइए व्हाट परसेंट ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड इन जून बाय कंपनी बी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन नंबर तो पता होना चाहिए। अब ये इससे कंपेयर करके बता रहा है, तो बट मुझे तो ये भी नहीं पता ये कितना है। तो आंसर इसमें हो जाएगा डेटा इनएडुकेट, यानी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जून का वो नंबर मई से कंपेयर करवा रहा है, बट मई का ही नंबर हमारे लिए अननोन है। क्लियर है। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी 1-2 के ऊपर क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों ने पीओ में देखा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में कि क्वांटिटी 1-2 स्टेटमेंट ये पूछे गए थे, तो इसलिए मैं वो भी थोड़े से क्वेश्चन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक हैबिचुअलिटी रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्वांटिटी 1 में क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर इज इफ 125% ऑफ द नंबर इज 26 ग्रेटर देन 154। ठीक है ना, तो आपको वैल्यू ऑफ द नंबर बताना है। अगर उस नंबर का 5/4 जो है 5/4 ऑफ दैट नंबर इज 26 ग्रेटर देन 154, तो 154 से 26 ग्रेटर होगा तो ऐड कर दें, कितना बनाएगा 180। हाँ, तो यानी दैट नंबर इज 180। लेकिन ये जो नंबर है 5/4 है, तो एक्चुअल नंबर क्या होगा, सॉरी नंबर का 5/4 है, दैट इज इक्वल टू 150। तो 5 से ये चला गया 36 इंटू 4, तो ये नंबर निकल के आएगा 144। आंसर इज 144 दोस्तों। ठीक है, कैसे बना फिर से देख लेना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर इफ 125% ऑफ द नंबर इज 26 ग्रेटर देन 154।
तो इसका जो नंबर का 154 से 26 ग्रेटर है, तो 154 प्लस 26 यानी 180, और ये नंबर का 5/4 है, 125% इज 5/4, तो 5/4 ऑफ x इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 144। ठीक है दोस्तों, हवा में बनाना होता है, ये सब क्वेश्चन उड़ाने होते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। फिर ये कहता है 75% ऑफ अ नंबर इज 20% लेस देन 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो देखिए सिंपल सी बात है, उस पर्टिकुलर नंबर का 75% इज 20% लेस देन 90। ठीक है ना, क्लियर है? ओके तो देखिए 20% लेस देन 90 का मतलब क्या होता है, तो 90 का 20% लेस देन तो यानी 80%, यानी बेसिकली इट इज 72। ठीक है, तो अब देखिए तो वो 75% के बराबर है, यानी ये नंबर क्या निकल के आएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए 75% का मतलब होता है 3/4, और 90 के 20% लेस है, तो यानी 80% ऑफ 90 है, दैट इज इक्वल टू 72। तो 3 से 72 ये गया 24, 24 फोर्जा जो होता है 96 हो जाता है, तो यानी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बनने लायक क्वेश्चन था, लेकिन उलझा भी सकता है। आगे फिर ये कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ मार्कअप प्राइस इज 800 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10%। क्या ये बताया जा सकता है, देखते हैं। फिर अगला कहता है व्हाट इज द परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस परसेंट इफ द मार्कअप परसेंट ऑन एन आइटम इज 25% एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 20%। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? तो देखिए आपका मार्कअप जो है, यानी मार्कअप प्राइस की बात कर रहे हैं, तो यानी मार्क प्राइस इज 800 और इस पर डिस्काउंट आप दे रहे हैं 10% का, तो लेकिन आप प्रॉफिट और लॉस तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि कॉस्ट के बारे में बात ही नहीं हुई है, समझ रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट ऑफर करने के बाद सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपको, आर गेटिंग माय आइडिया ऑफ इट। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा सी एंड डी, नहीं रिलेट कर पाएंगे। अगर आप क्वांटिटी 2 निकाल भी लेंगे तब भी आंसर नहीं निकलेगा, तो सी एंड डी इज द राइट आंसर इन दैट। ठीक है दोस्तों, तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, उलझाने के लिए दिया था ताकि आप 2-3 बार इसको पढ़े, बस ये निकल सकता था। क्योंकि यहाँ मार्कअप 25% का है, डिस्काउंट जो है 20% का है, तो यहाँ निकल जाएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी 1 निकलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं मेरा? दैट इज द लॉजिक ऑफ इट। क्लियर है? आर यू ओके विद दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी इफ 5 years अगो हर एज वॉज 1/3 ऑफ दैट हर एज आफ्टर 6 year। तो यानी एक ही पर्सन को घुमा रहा है, तो वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। तो कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी, साक्षी का आपको प्रेजेंट एज बताना है। इफ 5 years अगो हर एज वॉज, तो 5 years अगो तो यानी साक्षी का 5 साल पुराना एज S-5 वॉज 1/3 दैट ऑफ हर एज आफ्टर 6 year। तो ये जो एज होगी ये इसकी एज का 1/3 होगी, कब? उसकी 6 साल बाद की एज की। बस इक्वेशन बना दिया करो, 3 यहाँ भेजेंगे तो ये बनाएगा 3s - 15 इज इक्वल टू s + 6, s इधर भेज दीजिए तो 15 और 6 21 बन जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, वॉज 1/3 ऑफ दैट हर एज आफ्टर 6 year। ओके, 5 पीछे जा रहे हो, 6 आगे जा रहे हो, डेसिमल में आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें अभी, 2s इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, यानी s इज इक्वल टू 10.5 आ रहा है यार ये तो। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, आ रहा है तो आ रहा है। तो 10.5 साल की एज आ रही है इसकी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहल इफ 12 year हेंस, 12 साल बाद हर एज विल बी 30% मोर देन हर प्रेजेंट एज। तो वैसी चीज कही गई है। तो ये कहते हैं 12 साल बाद उसका जो एज होगा वो 30% ज़्यादा होगा, यानी उसकी 10 और 13 का रेशियो हो जाएगा। और 12 साल बाद यानी इनमें 12 का गैप है, तो इसकी जो प्रेजेंट एज निकल के आएगी तो 3 इज इक्वल टू 12 है, यानी देयर कॉमन फैक्टर विल बी 4। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी 40 और इसकी जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 52। ठीक हो गया? तो स्नेहल का प्रेजेंट एज 40 आ जाएगा। गॉट इट? सिंपल सा लॉजिक बन जाएगा इजीली। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप क्लियर रहा होगा। तो इसके अंदर क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 132 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस 132 है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 132। तो ये 44 3 बार चला जाता है, यानी r इज इक्वल टू 21।
एरिया की बात करें तो 22/7, 7 से 21 3 बार और एक और 21 रखते हैं एक बार, ठीक है। फिर ये कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ विच इज 21। तो एक और एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो देखिए यहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, कंपेयर कर लो, रेशियो बदल दो, जो बड़ा होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्यों हम इतनी कैलकुलेशन करें। तो कहता है ब्रेथ अगर 21 है तो लेंथ ट्रिपल होगा, यानी 63 इंटू 21, 21 से फिर 21 गया, 3 से फिर ये गया 21। तो इनका रेशियो 22 और 21 आ रहा है, तो कौन ग्रेटर है? क्वांटिटी 1 ग्रेटर है, सिंपल। तो हमें कैलकुलेशन का समय बच जाता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे पूरा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे, तो स्मार्टली यू कैन सेव योर टाइम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला। रिंकल इन्वेस्टेड ₹50,000 इन अ बैंक विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड गॉट ₹56,180 आफ्टर 2 years। तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत ही सिंपल, आपको सबसे पहले इसको बदलना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। 6,180 50,000 का कितना प्रतिशत है? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अगर आप देखें तो इसको 100 बना देते हैं हम, ऊपर और नीचे डबल कर देते हैं, तो ये 100 बन जाएगा, तो डेसिमल लगाने का काम आ जाएगा। तो डबल करने से ये कितना बन जाता है? तो ये बन जाता है 12.36। तो 12.36 2 साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट कब होता है? जब आर 6% हो। तो यानी पहले वाले की जो वैल्यू निकलेगी 6% निकलेगी। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स 150% ऑफ इटसेल्फ इन 8 years। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये कहता है जो अमाउंट 150% बन जाता है, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो 50% ही है ना, हाँ, और आपका प्रिंसिपल जो है 100 है इन 8 years। तो आर निकालने का है, सो 100 से 100 कट होगा, 50/8 आ जाएगा, 50/8। तो ये वैल्यू जो आएगी 6.25% हो जाएगी। तो आंसर इज 6.25। तो इसके अंदर भी क्लियरली है कि क्वांटिटी 2 जो रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है। तो आई होप पूरी चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो क्वांटिटी 1 इज लेसर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर भी आंसर निकल के आता है। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। तो एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बट मैं सेशन मिस ना हो, थोड़ा सा नेट का इशू पता नहीं, आई डोंट नो वाई क्यों रेगुलर हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखता हूँ, उसको मैं सॉर्ट करने ही जा रहा हूँ आज, लेकिन फॉलो करते रहिएगा। मैं लेक्चर अब मिस नहीं होने दूंगा, तो मैंने फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लेके अपलोड किया है सो दैट आप इस चीज़ों को मिस ना करें, ठीक है दोस्तों। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और अनअकैडमी पे मेरे क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, ये मेरा लेटेस्ट बैच है जो अभी रन हो रहा है। इसके अलावा मेरा अभी 5 अक्टूबर से न्यू बैच आएगा, दैट विल बी फॉर IBPS PO मेंस स्पेसिफिकली, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका आप सभी को पता है, 12 मंथ 6,000 रुपये, रेफरल कोड यूज़ करना है लोकेश, इट बिकम्स 5,400, ठीक है। तो ये रेफरल कोड एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, लोकेश, कभी भूलना नहीं है इसको, हमेशा जहाँ मौका मिले लगा देना है अनअकैडमी के इस पर, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, फिर मिलेंगे।